अब हम देखते हैं वाष्पीकरण का दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में उदाहरण। अगर हम दिन प्रतिदिन में देखें कि किस तरीके से वाष्पीकरण काम करता है और आप इसको बहुत ही एक सामान्य से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, तो गर्मियों के दिनों में खास करके उत्तर भारत में आपने देखा होगा कि हमारे घरों में मिट्टी के घड़ में पानी को रखा जाता है, और पानी को जब मिट्टी के घड़ में रखते हैं तो पानी स्वतः ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत से न्यूमरस पोर्स होते हैं। न्यूमरस पोर्स होते हैं किसमें? मिट्टी के घड़े में। और इन न्यूमरस पोर्स से क्या होगा? पानी लगातार निकलता रहेगा, क्योंकि घड़े के अंदर रखे हुए पानी का टेम्परेचर स्टार्टिंग में अधिक होगा, परंतु जो घड़े के बाहर का इन्वायरमेंट या वायुमंडल है, उसकी वायु का भी टेम्परेचर अधिक होगा, और इन पोर्स से लगातार पानी क्या होगा? रिसता रहेगा या थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहेगा, और ये पानी भाप के रूप में क्या हो जाएगा? घड़े के अंदर से निकल जाएगा, और ये वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाएगा, या कह सकते हैं कि वाष्पित होकर के निकल जाएगा। जब वाष्पित होकर निकल जाएगा तो इसकी जो लेटेंट जो सेंसिबल हीट होगी, सेंसिबल हीट क्या होगी? संवेदनशील ऊष्मा। वो गुप्त ऊष्मा के रूप में वाष्प के द्वारा क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। रिलीज मतलब निर्मुक्त। निर्मुक्त जब ये निर्मुक्त हो जाएगी तो घड़े के अंदर रखे हुए पानी का, वाटर का या जल का जो तापमान होगा, टेम्परेचर, वो गिर जाएगा, और इसलिए क्या होगा? जल ठंडा हो जाएगा। आपने ये महसूस किया होगा, देखा होगा, नहीं देखा होगा तो गर्मियां आ रही हैं या गर्मियां चल रही हैं, आप एक मिट्टी का घड़ा ले आइए घर पर, पानी रख के देखिए। गर्मियों के दिन में आपका घड़े मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी स्वतः ठंडा हो जाएगा। ना उसको आपको फ्रिज लगानी, ना कूलर लगाना, कुछ लगाना है, सिर्फ उसको आप रख दीजिए थोड़ी सी खुली जगह में, आपका पानी स्वतः ठंडा होना शुरू हो जाएगा। धूप में नहीं रखना है, सिंपल किसी छाई में रखेंगे, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी के घड़े का पानी स्वतः ठंडा या कूल हो जाएगा। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि वाष्पीकरण क्या होती है? सेंसिबल हीट को गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित करके निर्मुक्त कर देती है, या ऊर्जा का स्थानांतरण या ट्रांसफर कर देती है। तो ये एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है जो फिजिक्स में है, और आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में, स्टेट पीएससी में या यूपीएससी में इवन पूछा भी गया है, और दोबारा पूछा सकता है। तो आप ये एग्जाम्पल याद रखिएगा आपकी समझ के लिए। अब हम देखते हैं कि आगे इसी टॉपिक को कवर करते हैं। तो हम अपने समझने के लिए एक हम रेखा चित्र या एक डायग्राम के थ्रू इस पूरी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे कि मान लिया कि एक जल सतह है। जल सतह, इस जल सतह में तापमान, इसको क्या टी लिख सकते हैं, तापमान में वृद्धि हो रही है। जब इसके तापमान में वृद्धि हो रही है तो जल का क्या हो रहा है? जल का वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण, तो वाष्प कहाँ जा रही है? वायुमंडल में। तो जल का वाष्पीकरण हो गया, जल का वाष्पीकरण हुआ, तो इसका मतलब क्या निकल के आया? तापमान में वृद्धि से जल की सतह से, क्योंकि वायुमंडल की परतों का तापमान जल सतह की परतों से कम है, इसलिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जब ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो जल की सतह में या जल में उपस्थित जल की संवेदनशील ऊष्मा किसमें परिवर्तित हो गई? वाष्प की गुप्त ऊष्मा में। वाष्प की गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित होकर के वाष्पित हो गया जल, और ये वाष्प कहाँ चली गई? ऊपर के वायुमंडल में, ऊपरी वायुमंडल। तो यहां से गुप्त ऊष्मा संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तित हुई, तो क्या हुआ? संवेदनशील ऊष्मा संवेदनशील ऊष्मा की निर्मुक्ति, किससे? जल से। इसलिए क्या होगा?
जल सतह का ताप कम हो गया। तो आप देखेंगे वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा समुद्र के या ओशन के जो भी वाटर बॉडीज होंगी या भी जो भी जल की बहुत बड़ी बड़ी सॉरी बॉडीज होंगी, उनका तापमान में कमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? संवेदनशील ऊष्मा गुरुत्व ऊष्मा में परिवर्तित होकर वाष्पित होकर के ऊपर के वायुमंडल में चली गई, इसलिए जल जो उसमें ऊष्मा मौजूद थी जल सतह में या जल में, उसका क्या होगा? निर्मुक्त हो गई या रिलीज हो गई, इसलिए जल सतह का तापमान में कमी आ गई। पहली बात। दूसरी बात, जब ये वाष्पीकरण होकर के जब जब वाष्प ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? कूल हो जाएगी। कूल मतलब ठंडी। क्यों ठंडी हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे इसका विस्तार होगा। विस्तार ऊपरी वायुमंडल में जाकर के विस्तार, जब विस्तार होगा तो क्या ठंडी होगी? ठंडी हो जाएगी तो वाष्प क्या होगा? फिर से जल में या हिम में बदलना प्रारंभ कर देगा। क्योंकि जब हमने आपको क्या बताया था पहले कि जल को गर्म करेंगे तो किसमें परिवर्तित होगा? सॉरी, आइस को गर्म करेंगे तो वो जल में, ठोस लिक्विड में परिवर्तित होगा और लिक्विड गैस में। तो जब ये गैस ऑलरेडी लिक्विड है, सॉरी गैस ऑलरेडी जल वाष्प है, तो जल वाष्प जब ठंडी होगी तो किसमें परिवर्तित होना शुरू होगी? जल में। बहुत ठंडी हो जाएगी तो किसमें परिवर्तित होगी? आइस में। तो यही जल क्या है? बारिश के रूप में। और यही बारिश क्या है? हिम के रूप में क्या हमारा वर्षण करेगी जब ये नीचे गिरेगी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में। तो आप इसी को समझिए, जब ऊपर जाएगी ऊपर ठंडी होगी विस्तार की वजह से, जब विस्तार होगा ठंडी होगी, ठंडी होकर के एक प्रक्रिया स्टार्ट होगी जिसको क्या कहेंगे? संघनन। संघनन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉन्डेंसेशन। तो कॉन्डेंसेशन की प्रक्रिया होगी। कॉन्डेंसेशन की प्रक्रिया में जो वाष्प है, ये जल वाष्प है, जल वाष्प क्या हो गया? संघनित होना शुरू होगी। संघनित होकर किस में परिवर्तित होगी? जल में या हिम में या ड्रॉपलेट्स में। तो ये प्रक्रिया आपको जस्ट अपोजिट दिखाई दे रही होगी किसके? वाष्पीकरण के, इवेपोरेशन के। इवेपोरेशन में क्या हो रहा था? जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा था, जबकि संघनन में वाष्प में जल में या हिम में, मतलब जल में परिवर्तित होगी या जल से फिर वो ठोस में हिम में परिवर्तित हो जाएगी, कॉन्डेंसेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पहली तो यहाँ पे दो बातें याद रखनी है। पहली बात, संघनन, वाष्पीकरण के बिल्कुल तो कॉन्डेंसेशन एग्जैक्टली अपोजिट है किसके? इवेपोरेशन के। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो पहली बात तो ये हो गई। कि संघनन के द्वारा संघनन वाष्पीकरण के बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है। तो वाष्पीकरण में क्या होता है? जल की संवेदनशील ऊष्मा वाष्प की गुरुत्व ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए जल सतह से ऊष्मा की निर्मुक्ति होती है और जल सतह का तापमान में कमी आती है। जबकि संघनन में क्या होगा? संघनन जस्ट अपोजिट प्रक्रिया है, इसलिए संघनन में क्या होगा कि जल का, सॉरी, जल वाष्प का जल या हिम में परिवर्तन होगा। और इससे क्या दूसरी इंपॉर्टेंट बात इससे क्या निकल के आती है आपके सामने? कि वाष्प की गुप्त ऊष्मा का संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तन। इसका इम्पैक्ट क्या दिखाई देगा आपको? कि जल की जो गुप्त ऊष्मा है उस वो संवेदनशील ऊष्मा में फिर से परिवर्तन हो जाएगा। जब ये परिवर्तन होगा तो ऊष्मा की निर्मुक्ति, निर्मुक्ति मतलब रिलीज,
आसपास की वायु में। तो संघनन के द्वारा वाष्प जल में परिवर्तित होगी या हिम में परिवर्तित होगी, जिससे वाष्प की गुप्त ऊष्मा का संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तन, और जो संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तन होगा, इससे क्या होगा, ऊष्मा की निर्मुक्ति होगी। कहाँ? आसपास की वायु में या वायुमंडल में। वायुमंडल में। तो इसका इम्पैक्ट क्या दिखाई देगा? इसका इम्पैक्ट ये दिखाई देगा कि वहां के तापमान में वृद्धि हो जाएगी। बहुत सिंपल है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है, इसमें जल सतह पे तापमान में वृद्धि होगी। जब तापमान में वृद्धि होगी तो जल का वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या चीज इन्वॉल्व होती है? इन्वॉल्व होती है कि वाष्प जल की संवेदनशील ऊष्मा का वाष्प की गुप्त ऊष्मा में परिवर्तन। जब संवेदनशील ऊष्मा गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित होगी, वाष्पीकरण के द्वारा वो वायुमंडल की ऊपरी परतों में चली जाएगी। इसका सिंपल सा मतलब है, जल सतह से ऊष्मा का निर्वहन या या निर्मुक्ति हो गई। कहाँ? ऊपर के वायुमंडल में। इसलिए जब ऊष्मा की निर्मुक्ति हो गई, इसलिए जल सतह का तापमान में कमी आ गई। वहीं ऊपर के वायुमंडल में वाष्प के पहुंचने पर उसके विस्तार के कारण वाष्प क्या ठंडी होकर के संघनन शुरू कर देगी। जब संघनन होगी तो वो जल या हिम में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। संघनन के बारे में मैंने आपको दो बातें बताई। पहली, संघनन वाष्पीकरण के बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है, अर्थात कॉन्डेंसेशन इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। जब ये एग्जैक्टली अपोजिट है तो दूसरी बात क्या हो जाएगी कि इस प्रक्रिया में, संघनन की प्रक्रिया में, वाष्प की गुप्त ऊष्मा संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तित होगी। जब संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तित होगी तो ऊष्मा का फिर क्या होगी? निर्मुक्ति होगी, एमिशन होगा या रिलीज होगी। ये कहाँ रिलीज होगी? अपने वायुमंडल के आसपास के वायुमंडल में। इसलिए आसपास के वायुमंडल का जो तापमान होगा क्या हो जाएगा? उसमें वृद्धि हो जाएगी। इसी को हम और एक फ्लो चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो जल सतह के तापमान में वृद्धि, जिससे जल की संवेदनशील ऊष्मा का गुरुत्व ऊष्मा में परिवर्तन। इसका प्रभाव वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वाष्पीकरण से क्या होगा? वाष्पीकरण से दो बातें होंगी। पहली, जल ताप में कमी। दूसरी, वायुमंडलीय आर्द्रता, ह्यूमिडिटी में वृद्धि। संघनन की प्रक्रिया। क्यों होगी संघनन की प्रक्रिया? क्योंकि वाष्प ऊपर जाकर के विस्तृत होगी और वो ठंडी हो जाएगी। जब ठंडी हो जाएगी तो संघनन होगा। संघनन के द्वारा क्या होगा? जल वाष्प का जल या हिम में परिवर्तन, और इसका इम्पैक्ट क्या दिखाई देगा हमको? वर्षण के फॉर्म में। वर्षा मतलब प्रेसिपिटेशन, या इसको आप सिंपल समझिए अभी, बारिश। एक तो ये इम्पैक्ट होगा। जब ये परिवर्तन होगा तो इस परिवर्तन के दौरान वाष्प की गुप्त ऊष्मा जल की संवेदनशील
ऊष्मा में इम्पैक्ट तापमान में वृद्धि। कहाँ? ये होगा वायुमंडल में। सिंपल है, बहुत आसान है समझने के लिए। तो जल सतह के तापमान में वृद्धि होगी, पहली बात। दूसरी बात, जब जल सतह के तापमान में वृद्धि होगी तो जल की संवेदनशील ऊष्मा गुप्त ऊष्मा परिवर्तित होगी, और ये गुप्त ऊष्मा वाष्पीकरण के द्वारा क्या होगी? वायुमंडल में चली जाएगी, जिससे वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि होगी। और संवेदनशील ऊष्मा वाष्प के द्वारा निकल गई है गुप्त ऊष्मा के रूप में, इसलिए जल सतह के तापमान में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जब जल सतह का तापमान कम हो जाएगा, जल सतह का तापमान कम हो जाएगा, इधर वायुमंडल की आर्द्रता में वृद्धि होगी, और वायु जब ऊपर पहुंचेगी, ऊपरी परतों में पहुंचेगी वायुमंडल की, तो ठंडी होकर के कंडेंसेशन की प्रक्रिया में भाग ले, कंडेंसेशन की प्रक्रिया होगी। कंडेंसेशन की प्रक्रिया क्या है? जस्ट अपोजिट है किसके? अपोजिट है इवेपोरेशन के। तो इवेपोरेशन में क्या होता है कि जल वाष्प में परिवर्तित होता है। संघनन में क्या होगा? जल वाष्प हिम या जल में परिवर्तित होगी, जो उससे क्या होगा आगे चल के वर्षण या प्रेसिपिटेशन होगा। और इस प्रक्रिया में परिवर्तन क्या होगा कि वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी? संवेदनशील ऊष्मा में। इसलिए संवेदनशील ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त होगी, इसलिए वायुमंडल में का जो तापमान होगा वो उसमें वृद्धि हो जाएगी। यहाँ तक उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मैंने आपको ये प्रक्रिया डिस्कस की है कि जल सतह से जल का वाष्पीकरण होगा, वाष्प के रूप में वायुमंडल के ऊपर की परतों में जाएगी, फिर संघनन होगा, और संघनन के द्वारा बारिश के प्रेसिपिटेशन जल या हिम के रूप में प्रेसिपिटेशन होगा, और फिर वो स्थलमंडल या हाइड्रोस्फीयर में जल वापस आएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल चक्र। जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो इसको बस लिख लेते हैं, जल चक्र की जल चक्र, सिंपल। जल चक्र मतलब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है, समझते हैं। जल वा तब जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल। जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल के मध्य जल का क्या विभिन्न रूप? विभिन्न रूप मतलब ठोस मतलब आइस, लिक्विड मतलब जल, और गैस मतलब वाष्प के रूप में परिवर्तन जल के चक्र की प्रक्रिया कराता है। और जलमंडल में जब होगा जल होगा, वायुमंडल में होगा वाष्प के फॉर्म में होगा, और स्थलमंडल में क्या वो आइस के फॉर्म में भी हो सकता है और जल के फॉर्म में भी हो सकता है। तीनों फॉर्म में आप देख सकते हैं। तो ये जो जल के विभिन्न रूपों में, और जो तीन मंडल हैं या स्फीयर्स हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, इसके बीच में जब जल का ट्रांसफर होता है, और इसके अपने जल अपने विभिन्न विभिन्न रूपों में रहता है, और ये प्रक्रिया जब पूरी होती है तो उसको क्या कहेंगे? जल चक्र की प्रक्रिया कहलाती है। अब अगला टॉपिक शुरू करने से पहले एक टॉपिक जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, उसका नाम है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले लेक्चर में। तो ये हमने बहुत ही वाइडली एक्सप्लेन किया है, और आप चाहें तो इसको हमारी पूरे लेक्चर पिछले लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है वो लेक्चर। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इसका एक
डिस्कशन करेंगे ताकि हम आगे के टॉपिक पे जा सके और आपको एक बेसिक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो आप समझेंगे कि जो हीट होती है, हमने भी क्या पढ़ा, हीट, हीट का ट्रांसफर किस तरीके से होता है, सॉरी, हीट, हीट क्या होती है, हीट के विभिन्न रूप क्या होते हैं, और हीट हम वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर में किस तरीके से रोल प्ले करती है, और हीट क्या है, जल का विभिन्न रूप में परिवर्तन किसके थ्रू हो रहा है, हीट के थ्रू हो रहा है, ऊष्मा के थ्रू या ऊर्जा के थ्रू ही हो रहा है। अब हम देखेंगे कि जो ये हीट है वो ट्रांसफर कैसे हो रही है, तो जल के थ्रू ही ट्रांसफर हो रही है, लेकिन इसके कुछ माध्यम होंगे, कुछ प्रोसेस होंगी, उन प्रोसेस को क्या कहते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये प्रोसेस में कुछ तत्व इन्वॉल्व होंगे, कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होंगी, उसका डिस्कशन करेंगे। तो हम बहुत शॉर्ट में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है ताकि आपको समझ में आ जाए, और अगर आप इसको बहुत प्रॉपर्ली तैयार करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारी पिछली लेक्चर में जाकर के इस वीडियो को या इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो हीट ट्रांसफर की 4 विधियां होती हैं। पहली विधि विकिरण, तो हम एक एक विधि को समझने की कोशिश करेंगे। विकिरण क्या होता है, सिंपल यहाँ पे समझना है। विकिरण जब ऊष्मा या इसी को ऊष्मा क्या, ऊर्जा, ऊर्जा है, तो ऊष्मा या ऊर्जा का कणों के विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट की, अब रेडिएशन क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। रेडिएशन ऊष्मा या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, किसमें, विद्युत चुंबकीय तरंगों में। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, तरंग, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से होगा। तरंग क्या होती है, तरंग में कणों का विस्थापन, मतलब जो कण होंगे उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा या अनुपस्थित होंगी उसकी। तो तरंग की दो बातें हैं, तरंग में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा उसमें कणों का विस्थापन नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, कणों के दोलन गति, मतलब वो झूला झूलते जैसे महसूस होंगे, ऑसिलेटिंग के कारण क्या होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। आप सिंपल से इतना समझिए। तो जो सौर सौर ऊर्जा हमको सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, वो किसके थ्रू प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा हमको विकिरण के थ्रू प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा का ट्रांसफर कैसे होगा, विकिरण, तो इसको क्या बोलेंगे, सौर विकिरण। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सौर विकिरण। सौर विकिरण का दूसरा नाम है सूर्य तप।
इसी को क्या बोलेंगे? इंसोलेशन। इसी का एक टेक्निकल नाम है शॉर्ट वेव रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब ही हो गया विकिरण, शॉर्ट वेव रेडिएशन या लघु तरंग विकिरण। तो ये क्या है? कुछ नाम है। तो पहली बात, सौर विकिरण हमको जो सूर्य से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, सूर्य से ऊष्मा हम तक पहुंचती है, किसके फॉर्म में पहुंचती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से पहुंचती है। और ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो उसको क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं, विकिरण कहेंगे। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से हो रही, इसलिए तरंग है। तो पहले आपको समझना तरंग क्या होती है। तरंग वो होती है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण कणों के विस्थापन के अनुपस्थित में हो, यहाँ पे कणों के विस्थापन ना हो। दूसरा, कणों के दोलन गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण हो। इतना आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। उसके बाद हमने आपको ये बताया कि सौर ऊर्जा जो हमको प्राप्त होती है वो विकिरण के माध्यम से प्राप्त होती है, सौर विकिरण के माध्यम से। तो जो सौर ऊर्जा है वही क्या है? जो हम विकिरण है वो क्या है? जो सौर ऊर्जा हमको मिल रही है वही सौर विकिरण है। सौर विकिरण को क्या बोलेंगे? सूर्य तप। सूर्य तप को ही क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इंसोलेशन। यही क्या है? शॉर्ट वेव रेडिएशन, जिसको लघुतरण विकिरण कहेंगे। ये एक माध्यम है किसका? ऊष्मा के स्थानांतरण का। तो सौर ऊर्जा स्थानांतरण जो हमको प्राप्त होती है वो क्या होती है? शॉर्ट वेव रेडिएशन, इंसोलेशन, सूर्य तप या सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन या विकिरण। ये सब क्या है? एक ही फॉर्म है। इसी को क्या बोलते हैं? सोलर रेडिएशन। तो ये क्या? ऊष्मा का एक स्थानांतरण का क्या है? मोड है या माध्यम है या एक तरीका है। दूसरे पे हम बात करेंगे चालन। चालन क्या होगा? चालन को क्या कहेंगे? कंडक्शन। यहाँ पर भी क्या है? कणों का विस्थापन क्या है? अनुपस्थित है। यहाँ पर भी कणों का विस्थापन नहीं हो रहा है। कण एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं है, नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या नो डिस्प्लेसमेंट। कणों का विस्थापन की क्या है? अनुपस्थित है। परंतु यहाँ पे कण क्या है? एक दूसरे के आसपास में है, इसलिए इनके बीच में क्या? संपर्क है। इसलिए यहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण संपर्क विधि या कांटेक्ट मेथड के द्वारा होगा। और जहां पर कणों में संपर्क विधि या कणों के कांटेक्ट मेथड या कणों एक दूसरे से जुड़ाव के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, उस विधि को क्या बोलेंगे? चालन बोलेंगे। उदाहरण इसका आप समझ सकते हैं सिंपल। एक लोहे की रॉड को गर्म करिए, एक साइड में, इस साइड में मान लीजिए गर्म कर रहे हैं आप हैं लगातार, तो आप यहाँ पर गर्मी या ऊष्मा उष्णता महसूस करेंगे। तो क्या होगा? ये हीट या इस साइड में दी जा रही है या इस सिरे पर दे रहे हैं, और ये हीट क्या है? धीरे धीरे ट्रांसफर हो रही है या स्थानांतरित हो रही है, किधर? दूसरे सिरे की तरफ। तो हीट एक सिरे पर दी जा रही है, उसका स्थानांतरण दूसरे सिरे की तरफ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इन कणों के बीच में क्या है? संपर्क है, एक दूसरे से क्या है? ज्वाइंटेड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? संपर्क विधि। तो ऊष्मा का स्थानांतरण जब कणों की संपर्क विधि के द्वारा होता है, तो उस विधि को क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। यहाँ पर भी क्या रहेगा? यहाँ पर भी कणों के विस्थापन की अनुपस्थित रहेंगे। घर पर अगर आप इसका एग्जाम्पल देना चाहते हैं, तो आप घर में रोटी पकती होंगी चिमटे से, तो जो चिमटे से रोटी पकती हैं, तो जिस जो सिरा चिमटे का आग के साइड में रहता है वो गर्म हो जाता है, और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे दूसरा सिरा भी आपका जिधर आप हाथ से पकड़े होंगे वो भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये कौन सी विधि है? चालन। क्यों हो रही है? क्योंकि चिमटा पूरा जुड़ा हुआ है, इसलिए एक सिरा गर्म करने पर भी दूसरा सिरा गर्म होना शुरू कर देता है। तीसरा, जो तीसरी हमारी मेथोडोलॉजी है वो क्या है? यहाँ पर
जब यहाँ पर क्या है, हमने पहले की दोनों विधियों में देखा, विकिरण और चालन में कणों का विस्थापन मौजूद नहीं था, न विकिरण में न चालन में, परंतु यहाँ पर क्या, कणों का विस्थापन मैंडेटरी है, कणों का विस्थापन हो रहा है। और ऊष्मा का स्थानांतरण किस दिशा में होगा, तो कणों का विस्थापन तो हो रहा है, पर ये कणों का जो विस्थापन होगा किस दिशा में होगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में। कणों का विस्थापन, जब कणों का विस्थापन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, परंतु ये जो कणों का विस्थापन होगा किस दिशा में होगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में। ऊर्ध्वाधर दिशा मतलब ऊपर या ऊपर से नीचे, ऐसे या ऐसे कह सकते हैं, या आप डायरेक्टली ऐसे समझ सकते हैं। तो जब ये क्या है, ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर आ रहा है, तो ये कौन सी दिशा होगी, ऊर्ध्वाधर दिशा। ऊर्ध्वाधर दिशा में कणों का विस्थापन हो रहा है, और इससे जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा इसको क्या बोलेंगे, संवहन या कन्वेक्शन। एग्जाम्पल, घर में पानी गर्म करिए, पानी गर्म करेंगे तो नीचे से बुलबुले ऊपर की तरफ जाएंगे, ये बुलबुले ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और जो ऊपर की परतों में बुलबुले होंगे, ठंडे बुलबुले होंगे, तो जब ये बुलबुले नीचे के गर्म होकर बुलबुले गर्म होकर ऊपर जाएंगे, तो ये नीचे ऊपर के जो ठंडे बुलबुले होंगे इनको रिप्लेस करेंगे, और ये आकर के इनको गर्मी मिलना शुरू होगी। तो ये जो आप बुलबुलों का उठने की प्रक्रिया, ये क्या है, संवहन की प्रक्रिया। क्यों है, क्योंकि बुलबुले या पानी के छोटे छोटे बुलबुले ये ऊष्मा को लेकर के ऊपर की परतों में चले आते हैं, तो ऊष्मा नीचे की परतों से ऊपर की परतों को स्थानांतरित हो जाती है, और ऊपर से ठंडे बुलबुले नीचे की परतों की तरफ आते हैं, तो जो जो ऊष्मा कम होती है, ये ऊष्मा सॉरी जो कम ऊष्मा वाले क्षेत्र से नीचे की ऊष्मा अधिक ऊष्मा वाले क्षेत्र में आते हैं, ताकि इनको भी गर्मी प्राप्त हो सके। तो ये जो हम देख रहे हैं विस्थापन हो रहा है, किधर हो रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन बोलेंगे या संवहन बोलेंगे, क्योंकि इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण कणों के विस्थापन के कारण जो कि ऊर्ध्वाधर दिशा में हो रहा है, या कणों का विस्थापन ऊर्ध्वाधर दिशा में होने के कारण जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसको क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं या कन्वेक्शन कहते हैं। अगले पॉइंट पर आएंगे, यहाँ पर भी क्या रहेगा, कणों का विस्थापन जब क्षैतिज दिशा में हो, जब कणों का विस्थापन कैसे हो रहा है, क्षैतिज दिशा, क्षैतिज को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज दिशा में हो, इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अभिवहन या एडवेक्शन। क्षैतिज दिशा मतलब इस तरीके से, सिंपल है कि जब पृथ्वी के पृथ्वी के धरातल के सतह के पैरेलल चले, समानांतर जब ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, उस ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहेंगे, अभिवहन। परंतु जब कणों का विस्थापन पृथ्वी की सतह के समानांतर दिशा में हो और उससे ऊष्मा का स्थानांतरण हो, उस मेथड को या उस मोड को क्या कहा जाता है, अपवहन या एडवेक्शन। ठीक है, सिंपल है, आप कूलर चलाते हो और कूलर से हवा निकलेगी, क्या होगी, आपकी गर्म वायु की परतों को हटा देगी और यहाँ से ठंडी वायु की परतें आप तक पहुंचेंगी, तो क्या होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण किससे, ठंडी हवा से गर्म हवा का विस्थापन के द्वारा हो गया, गर्म हवा का विस्थापन ठंडी हवा के द्वारा हो गया और आपको ठंडी महसूस होगी, तो ये क्या हो गया, एक विस्थापन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, एडवेक्शन। कणों के विस्थापन क्षैतिज दिशा में जब ऊष्मा का स्थानांतरण कणों के विस्थापन के कारण क्षैतिज दिशा में होता है, उसको क्या कहते हैं, अभिवहन। वहीं कण ऊष्मा का स्थानांतरण कणों के विस्थापन के कारण ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा, उसको क्या कहेंगे, संवहन, कन्वेक्शन। जब कणों के विस्थापन की अनुपस्थिति में संपर्क विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो उसे क्या कहेंगे, चालन। वहीं जब ऊष्मा का स्थानांतरण विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से होता है, उसको क्या कहेंगे, रेडिएशन। तरंग क्या होती है, तरंग में कणों का विस्थापन नहीं होगा और ऊष्मा का स्थानांतरण दोलन गति के कारण होगा। अब एक बात यहाँ पर समझनी है, चालन के बारे में थोड़ी सी एक पॉइंट समझा देते हैं। चालन जो है, पृथ्वी सतह से कुछ दूरी तक ही कार्य करता है, 4 से 5 फीट मान लीजिए। क्यों, क्योंकि इसके लिए कणों का जुड़ा होना या आसपास होना जरूरी है, तो इसलिए क्या बहुत प्रभावी
विधि नहीं है। किसकी? ऊष्मा हस्तांतरण की। किसके संबंध में? वायुमंडल के संबंध में। प्रभावी ऊष्मा स्थानांतरण की वायुमंडल के वैसे एक प्रभावी विधि हो सकती है, परंतु वायुमंडल के संदर्भ में देखेंगे तो इससे ऊष्मा जो स्थानांतरण होगा बहुत लिमिटेड होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कण जो होंगे सतह के जो समीप होगी वायु, उसी को ये ठंडा या गर्म कर पाएगी। उससे ज्यादा ऊपर जाएगी तो ये क्या, चालन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या, बहुत प्रभावी विधि इसको नहीं माना गया। किसकी? स्थानांतरण, ऊष्मा के स्थानांतरण की, खास करके वायुमंडल के संदर्भ में। दूसरे माध्यम में महत्वपूर्ण हो सकती है। तो उम्मीद है कि आपको हीट, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर या ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां समझ में आ गई होंगी। अब इसी में हम एक टॉपिक और कर लेते हैं, तरंग। तरंग या वेव्स। वेव्स क्या होगी? सिंपल आप समझिए, ये तरंग है, ये जो ऊंचाई है उसको क्या कहेंगे? आयाम या एम्पलीट्यूड। और ये जो दो पहाड़ हैं इनके बीच की दूरी होगी, उसको क्या कहेंगे? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। जितनी बड़ी वेव लेंथ होगी उसकी वेलोसिटी, वेव लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तरंग की गति या वेग। इसको क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी या वेग, उसकी गति उतनी कम हो जाएगी। तो तरंग दैर्ध्य, क्योंकि ये क्या, अमाउंट जितने ज्यादा बड़े बनेंगे, जितनी ज्यादा ये दूरी होगी तरंग दैर्ध्य की, उसकी वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी। तो जितनी उसी तरीके से एक टर्म होता है आवृत्ति। आवृत्ति, इसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसलिए इसको किसे डिनोट करते हैं? एफ के थ्रू। इसको किसे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा किससे? तरंग दैर्ध्य से। आवृत्ति क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। जब तरंग दैर्ध्य की जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी छोटी होगी। जितनी बड़ी तरंग दैर्ध्य होगी उतनी ही आवृत्ति उसकी कम होगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो संबंध है वो कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इनडायरेक्शनली प्रोपोर्शनल है। उसी तरीके से आवृत्ति मतलब एफ, तरंग की आवृत्ति का समानुपाती संबंध है किससे? प्रतिभेदन क्षमता। प्रतिभेदन क्षमता मतलब पेनिट्रेशन पावर। तो तरंग की आवृत्ति अधिक होगी तो तरंग की प्रतिभेदन क्षमता अधिक होगी। इसका मतलब क्या होगा? तरंग की वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब उसकी तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी। जब इसका अगर अपोजिट कर देंगे, जितनी बड़ी तरंग दैर्ध्य उतनी कम आवृत्ति, जितनी कम आवृत्ति उतनी कम उस तरंग की प्रतिभेदन क्षमता। तो इनके बीच में संबंध आप समझ सकते हैं। तरंग की आवृत्ति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसकी प्रतिभेदन क्षमता, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसकी तरंग की वेवलेंथ। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट और है, इसी में हमको समझना है। ये तो आपको समझ में आ गया कि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति प्रतिभेदन क्षमता और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है। इसीलिए अब तरंग दैर्ध्य जो हमको, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तक पहुंचता है, उसका क्या है, एक स्पेक्ट्रम हमने या साइंटिस्ट ने असाइन किया है या अरेंज किया है। तो क्या है, हम देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब क्रमवार या
क्रमबद्ध। तो यहाँ पे क्रमबद्ध क्या होगा कि इसकी आवृत्ति का घटते क्रम में या इसकी वेवलेंथ का बढ़ते क्रम में हम क्या करेंगे, हम बहुत सी जितनी भी तरंग दैर्ध्य है हमारे सौर प्रकाश में या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें जो भी तरंगे हैं उसको क्या करेंगे, हम एक लाइन से लगाएंगे कि सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है। तो सबसे पहली जो वेवलेंथ है वो कौन सी है, गामा, पहली गामा तरंग। तो गामा तरंग या गामा किरण या एक्स किरण। अब देखिए, तो हमने यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है इसमें क्या 7 तरीके की किरणें होती हैं, पहली गामा तरंग, दूसरी एक्स किरण, तीसरी पराबैंगनी, चौथी इंफ्रारेड या अवरक्त किरणें, पांचवी दृश्य प्रकाश जिसमें हमको दिखाया जाता है जो हम लोग देख सकते हैं इसको दृश्य प्रकाश बोलेंगे, छठी सूक्ष्म किरणें माइक्रोवेव, सातवीं रेडियो वेव्स। सॉरी, गड़बड़ हो गया। हाँ, चौथी विजिबल रेज दृश्य प्रकाश जिसमें हमको दिखाई देता है, छठी पांचवी इंफ्रारेड, छठी सूक्ष्म वेव या माइक्रोवेव, सातवीं रेडियो वेव्स। जैसे गामा किरणें एक्स रेज हैं, ये क्या आपको नाभिकों में या न्यूक्लियस में दिखाई देंगी, ठीक है। पराबैंगनी किरणें, आपने काफी इनका नाम सुना होगा, पराबैंगनी साउंड, पराबैंगनी सॉरी पराबैंगनी किरणें। उसके अलावा जो विजिबल रेज है ये हमारे दृश्य प्रकाश में या हमको दिखाई देने के लिए जो हमें जिन तरंगों का यूज करते हैं उनको हम विजिबल रेज बोलते हैं। इसके बाद में क्या होती है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या है, ताप या ऊष्मा, ऊष्मा देने वाली तरंगें होती हैं। उसका सूक्ष्म किरणें, और ये दोनों क्या है, कम्युनिकेशन या संचार में काम आती हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, इन किरणों को अगर हम अरेंज किया है तो अरेंज किसके बेस पे क्या होगा, इसकी वेवलेंथ और इसकी फ्रीक्वेंसी के बेस पे। तो अब जब हम गामा रेस से रेडियो वेव्स की तरफ जाते हैं तो इसकी आवृत्ति में क्या होती है, कमी आती है। जब इसकी आवृत्ति में कमी आ रही है तो इसकी प्रतिभेदन क्षमता भी कम होती जा रही है, और इसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य, क्या हो रही है, बड़ी होती जा रही है। तो बड़ी मतलब शॉर्ट या लॉन्ग, शॉर्ट से, तो जब हम शुरू करेंगे, जब हम देखेंगे तो सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होगी, गामा किरणों की। सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी, रेडियो वेव्स की। उसी तरीके से सबसे ज्यादा प्रतिवेदन क्षमता किसकी होगी, गामा की। सबसे कम किसकी होगी, जितना हम इधर जाते जाएंगे। उसी तरीके से सबसे
छोटी तरंग दैर्ध्य या शॉर्ट तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? गामा रेस की। सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? रेडियो वेव्स की। तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे या गामा किरणों से, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा किरण से एक्स किरण, यूवी किरण, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स की तरफ जाएंगे तो उसकी आवृत्ति में कमी आएगी और उसकी तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होगी। इसीलिए जो भी किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लेफ्ट साइड में, मतलब गामा तरंग की तरफ होंगी, उनकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? वेवलेंथ शॉर्ट होगी। शॉर्ट मतलब लघु। लघु मीन्स छोटी। इसलिए इन किरणों को क्या कहा जाएगा? क्योंकि किसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? रेडिएशन ही तो करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या रेडिएशन में तो काम आती हैं, तो ये क्या रेडिएशन का ही पार्ट है ना। रेडिएशन के थ्रू ऊष्मा का स्थानांतरण करेंगी, तो इसमें जो ऊष्मा स्थान प्राप्त होगी वो क्या होगी? शॉर्ट वेव रेडिएशन। शॉर्ट वेव रेडिएशन मतलब लघु तरंग विकिरण मिलेगा हमको। तो जब तरंग दैर्ध्य छोटी होगी, उससे जो हमको विकिरण प्राप्त होगा या जो रेडिएशन प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट वेव रेडिएशन। यहाँ पर वेवलेंथ क्या हो जाएगी? लार्ज या लॉन्ग। इससे जो रेडिएशन मिलेगा वो क्या होगा? लॉन्ग वेव रेडिएशन। इसी को क्या बोलेंगे? दीर्घ तरंग विकिरण। ये क्या होगा आपका? दीर्घ तरंग विकिरण। इसीलिए जो ये रेज होंगी इनको क्या बोला जाता है? दीर्घ तरंग विकिरण, LWR। जबकि इधर क्या होंगी इनको क्या बोला जाएगा? SWR। तो हमने अभी आपको जब टॉपिक स्टार्ट किया था हमने आपसे क्या बताया था? यहाँ पे देखिए, पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसी में क्या? दीर्घ तरंग विकिरण और रक्त विकिरण। और विकिरण में क्या लिखा था? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड विकिरण क्या होगा? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का पार्ट होगा। दीर्घ तरंग विकिरण भी कह सकते हैं और विकिरण भी कह सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के माध्यम से बताया कि कि इनकी वेवलेंथ क्या है? लॉन्ग है, इसलिए इनको लॉन्ग वेव रेडिएशन कहा जा रहा है। जिनकी लॉन्ग वेव छोटी है उनको शॉर्ट वेव रेडिएशन कहा जा रहा है। जब उसमें आवृत्ति और शक्ति और प्रतिवेदन क्षमता अधिक होगी तो क्या होंगी? उनकी वेवलेंथ कम होगी, इसलिए वो शॉर्ट वेव रेडिएशन हो जाएंगी। जब उनकी आवृत्ति गति अधिक होगी तो क्या हो जाएंगी? उनकी वेवलेंथ कम हो जाएगी और वो शॉर्ट वेव रेडिएशन। वहीं पर जब इनकी कम हो जाएगी आवृत्ति तो वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगी? वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में हमको दिखाई देंगी या लॉन्ग वेव रेडिएशन हो जाएंगी। और औरक किरणें किसमें आती हैं? LWR लॉन्ग वेव रेडिएशन का पार्ट है। इसीलिए हमने इसको क्या पढ़ा था? IR रेडिएशन। और IR रेडिएशन क्या है? इंफ्रारेड औरक किरणें क्या है? ताप प्रदान करने वाली या ऊष्मा प्रदान करने वाली किरणें हैं। इसीलिए हमने आप ये टॉपिक जब लिखा था वहीं पर हमने क्या लिखा था? हरित गृह प्रभाव के साथ इसको कनेक्ट किया था, ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक किया था। जब आगे पढ़ेंगे इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे।